Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Vedic Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारे लेवल के इसके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स को स्टार्ट करेंगे। तो जो हम सबसे पहले एंजाइम्स की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन मेटाबॉलिज्म के आगे से दो टाइप्स की स्टडी करेंगे। तो जो आए हम सबसे पहले एंजाइम्स को स्टार्ट करते हैं। और जो एंजाइम्स लफ्ज है हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम जो पिछले 6 चैप्टर्स के अंदर 12 मल्टीप्लाई ये लफ्ज इस्तेमाल करते आए हैं। और मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी पहले भी बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो जो एंजाइम्स का डेफिनेशन जैसा कि हमें पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के रफ्तार को क्या करते हैं बच्चों ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों एंजाइम्स की डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ के आए हैं वही एंजाइम्स की डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन है। एंजाइम्स आर रिमार्केबल प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी हैं, जिस तरह हमारे नाखून को बनाने के लिए केराटिन प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन बच्चों वो ठीक है जो एंजाइम्स है बच्चों ये रिमार्केबल प्रोटीन्स है, गैर मामूली प्रोटीन है। मतलब ये गैर मामूली का मतलब ये कि स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स है जो कि क्या करती हैं स्पीड अप का मतलब होता है बच्चों जिसकी रफ्तार को तेज कर देना, जो रफ्तार को बढ़ा देती है। किसकी रफ्तार को बढ़ा देती है मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस। बच्चों ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर हो रहे होते हैं इन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो बच्चों ये क्या करते हैं एंजाइम ये लिविंग बॉडीज के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। That would otherwise occur at very low speed। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस अगर एंजाइम ना हो तो बच्चों वो बहुत कम स्पीड से होंगे, और इतनी कम स्पीड से होंगे बच्चों कि जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो एंजाइम्स का काम क्या है? एंजाइम्स का काम ये है कि इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं इनको इन्होंने बच्चों क्या करना है स्पीड अप करना है। तो आपको पता है कि हम जो है डेली एक्टिविटीज करते हैं, हमारी डेली की एक्टिविटीज उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और हर केमिकल रिएक्शन के लिए हमें जो है एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आप कहें कि ऐसी चीजें रिएक्शंस के मददगार हैं तो क्या आते हैं और रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये रिएक्शन के दौरान जो है इस्तेमाल नहीं होते हैं। इंशाल्लाह जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं वहां पे आपको इसको तफसील से बताऊंगा। तो बच्चों एंजाइम की डेफिनेशन आपकी बुक में जो फर्स्ट लाइन है ना फर्स्ट पैराग्राफ की, आपने वहां से एंजाइम की डेफिनेशन याद कर लेनी है। बच्चों से पहले आपने नहीं करना। नेक्स्ट बच्चों पैराग्राफ में मेटाबॉलिज्म। अब बच्चों मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी मैं आपको 12 मिनट का बताता आया हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों एक जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये लेक्चर्स के अंदर 12 मिनट में पढ़ चुके हैं। तो देखिए मेटाबॉलिज्म इज द सम मतलब इकट्ठा होना, जमा करना of all chemical reactions। जितने भी chemical reactions हैं within an organism तो जो कि एक जानदार के अंदर हो रहे होते हैं to sustain life। जो सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए एक जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो तमाम को मिलाकर तमाम का जो मजमूआ होता है इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो मेटाबॉलिज्म जो है इसमें दो तरह के केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। जो एक ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, बच्चों इसी बिना पर हम इसकी दो हम कहते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है ना बेसिकली सेट है तमाम केमिकल रिएक्शंस का। आपने मैथमेटिक्स के अंदर सेट पढ़े होंगे ना, लेकिन ये क्या है एक बड़ा सेट है तमाम केमिकल रिएक्शंस का, बट इसके अंदर दो छोटे छोटे सेट्स हैं तो हम सब सेट्स कहते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों आप हेडिंग देंगे सबसेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की, तो देयर आर टू सबसेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म के आगे से दो छोटे सेट्स हैं, एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो कैटा में ना कट से याद रखते हैं। ठीक है, कैटा है ना जो CAT है आप इसको कट से याद रखते हैं। CUT कट, कट का मतलब क्या होता है काटना, काटते हैं जिसमें बच्चों जो बड़ी चीज है उसको काटते हैं। तो यहाँ पे देखें कैटाबॉलिज्म क्या होगा आपको निमोनिक से याद होगा कैट कट से। इसमें क्या होता है बच्चों जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको काट कर उनको तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म जब उसका उल्ट होगा, एनाबॉलिज्म में क्या होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। क्लियर, तो आपने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का फर्क ध्यान में रखना है। हम इंशाल्लाह फर्क को तफसील से भी स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर साइड बॉक्स में ह्यूमन वर्ड्स के हवाले से एक इंफॉर्मेशन दी गई है।
कुछ जो ह्यूमन बर्ड्स है ना, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पिक्चर भी शो हो रही है, कुछ इनकी लंबी चोंच होती है, फूलों का रस पीते हैं। अब इसके बारे में हमने एक चीज लिखी हुई है, जो ह्यूमन बर्ड्स होते हैं इनके जो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है, इनके बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो ये खाते हैं ना, फौरन से क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, फौरन से एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर इन्हें मजीद खाने की जरूरत पड़ती है, जब वो मजीद खाते हैं फिर फौरन से एनर्जी निकाल लेते हैं। कहते हैं इसी वजह से चूंकि इसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, इसकी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन ज्यादा स्पीड से हो रही है, इसी वजह से इसे मुसलसल खाते रहने की जरूरत होती है, ताकि ये अपनी एनर्जी लेवल्स क्या कर सके, जो बरकरार रख सके। पॉइंट इसको देखते हो, कहते हैं ह्यूमन बर्ड्स हैव वन ऑफ द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ एनी एनिमल, जो वो कहते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है, आपको पता है जो एनिमल्स है इसमें सिर्फ जानवर नहीं आते, एनिमल्स के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी रेंगने वाले जानदार हैं, जितनी भी मछलियां हैं, ठीक है, जितने भी बगैर हड्डी वाले जानदार हैं, ठीक है, और इंसानों से बच्चों तमाम जो है वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो वहां पर बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स की बात होगी तो वो असल में किंगडम एनिमेलिया की बात होगी, तो आप इस चीज को ज़हन में रखें। तो जो एनिमल्स के अंदर वो कहते हैं जिनमें ऐसे जानदार जिनका सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होता है, और इससे एक जो है जो ह्यूमन बर्ड्स है, क्या है बच्चों, ह्यूमन बर्ड्स। तो आप लोगों से पूछा जा सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर बताने के ऑर्गेनिज्म जिसका सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होता है, तो आपने बताना है कि ह्यूमन बर्ड्स हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है, जिनमें जिनका जो है सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होता है। इसके बाद देखिए दे नीड जो कॉन्स्टेंटली, इन्हें मुसलसल जो है, कॉन्स्टेंटली का मतलब मुसलसल तौर पर इन्हें मुसलसल खाना पड़ता है, ठीक है, कीप अप देयर एनर्जी लेवल्स, अपने एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखने के लिए इन्हें मुसलसल खाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो खाते हैं मतलब फौरन से इनके स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर इन्हें मजीद खाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज है, ठीक है, उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा स्पीड से हो रही है। तो बच्चों आपने इस बॉक्स को भी ध्यान में रखना है। और बच्चों हम नेक्स्ट आते हैं अपनी देखिए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की तरफ। तो बच्चों बुक में हमने पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए खूबसूरत डिफरेंस बना दिए। और बच्चों आप लोगों से पेपर में एक लोग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट एंड नोटल मेटाबॉलिज्म, अगर बच्चों आपसे राइट एंड नोटल मेटाबॉलिज्म पूछ लिया गया तो आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म डेफिनेशन इसके सबसे हेडिंग दी गई। बच्चों यही डिफरेंस आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन में लिख लिया, ऐसे नाम लाइन लगा के आपने दोनों क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है। बहुत आसान है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पेज के ऊपर भी नोट कर सकते हैं, या इसको देख के उनके ऊपर भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर शॉर्ट में लिखता है तो आप लोगों ने, ठीक है, पहले वाले दो फर्क को कोई भी एक मिसाल जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। बड़ा मुश्किल शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस करें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, तो आप लोगों से पेपर में 12 मिनट में पूछा जाएगा आपके टेस्ट के अंदर, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रख लें। आगे इसको रिपीट दें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कट्ठा याद रखेंगे, कट से कट का मतलब होता है काटना। तो कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं बच्चों, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जबकि जो एनाबॉलिज्म है वो उसका उल्ट है, एनाबॉलिज्म के अंदर हम क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बच्चों आपको पता है कि जब एक चीज टूटती है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम कैटाबॉलिज्म में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। अब आपको पता है कि जब हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाना है, चीजों को मिलाने के लिए, चीजों को बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। एनाबॉलिज्म के अंदर बच्चों एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है। तो हम इसको रिपीट दें, तो कहते हैं बच्चों कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होता है तोड़ना, इन्वॉल्व का मतलब शामिल है। कैटाबॉलिज्म के अंदर शामिल है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कहते हैं पेचीदा मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा होता है उनका, जो सिंपलर वन, सिंपलर का मतलब होता है सादा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कि किस तरह ये जो रेड वाले आप सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे मॉलिक्यूल्स हैं और किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है। और यहाँ पे देखिए ये टूट गई, के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं गए, वो सारे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो बस ये है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है, उसका उल्टा होता है। एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप का मतलब होता है, बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना, बनाना। लेकिन इससे बिल्ड जो है आप किसी भी इमारत को बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग अप का क्या मतलब है, बनाना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे पेचीदा मॉलिक्यूल बनाने हैं फ्रॉम सिंपलर वन, सादा वन से, ठीक है, जो सादा मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, उनसे हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने। तो अगर मैं इसी एरो को घुमा के इस तरह से लगा दूं, ठीक है,
तो बच्चे ये कहने थे कि सिंपल मॉलिक्यूल्स अभी आपस में मिलके इन्होंने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना दिया। क्लियर? तो बच्चे किस डेफिनेशन होगी, ये एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन थी, आपकी बुक में नीचे डायग्राम भी बनी है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन भी आपको सबसे पहले से अच्छी तरह से याद रखना है। कैटाबॉलिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं सर्वो मॉलिक्यूल्स के अंदर, जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बिल्डअप होते हैं, बनते हैं, इससे सादा सिंपलर सादा मॉलिक्यूल्स से। और जो यहाँ पे देखिए एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, ये आप लोगों को सेंसिटिव भी आ सकता है कि कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, बच्चों जो चीजें टूटती हैं तो उनसे एनर्जी खारिज होती है, और वहां पे आपने ध्यान में रखना है कि जब चीजें बनती हैं तो उनमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है। इसके बाद बच्चों इसके एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर कैटाबॉलिज्म की लिखी हुई है, दो ही एग्जांपल एनाबॉलिज्म की लिखी हुई है, आपको पहले दोनों ही याद रखनी है। ठीक है, अब जो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बच्चों की इंशाल्लाह जो हमारा इसका नेक्स्ट चैप्टर है वहां में हम सेलुलर रेस्पिरेशन पूरी तफसील से इसका मुताला करेंगे, तफसील से इसको स्टडी करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है। बच्चों वैसे मैंने इसका कांसेप्ट आपको पहले भी दिया हुआ है। सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। बच्चों ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। वो क्या कहते हैं बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं, वो ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी निकाल के देते हैं सेल को, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम देखते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच फूड, मतलब फूड जो है यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, इसकी बात करें मतलब ग्लूकोज, फूड जो है प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों जो फूड जिसकी हम बात करेंगे दिस इज द ग्लूकोज, यहाँ पे प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिपिड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको समझ में रखते हैं बच्चों, इसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इस ब्रोकन इनटू, जो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, टू गेट एनर्जी हासिल करने के लिए। बच्चों देखिए आपकी बुक के अंदर ये इक्वेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आप लोगों को इक्वेशन लिख दी है, आप लोगों ने भी इक्वेशन लाजमी तौर पे लिखना है। होता क्या है बच्चों, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। और बच्चों ये एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बच्चों हम अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं एनर्जी के तौर पर। बच्चों यहाँ पे देखते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, एक बड़ा मॉलिक्यूल था, जैसे कि अब इसमें बड़ा मॉलिक्यूल जो है ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ये सिंपलर वंस में टूट गया है। तो बच्चों ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल गई। ठीक है, तो बच्चों आए हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बच्चों सेकंड एग्जांपल है लिपोलाइसिस। बच्चों जो लिपो है इसका मतलब है लिपिड्स, है बच्चों लिपिड्स, और लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन। क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन। लिपोलाइसिस का क्या मतलब हो गया, लिपिड्स की ब्रेक डाउन, लिपिड्स को तोड़ना। तो बच्चों हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा जो लिपिड्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, जो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। जो लिपिड्स हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक क्या है बच्चों फैटी एसिड्स, और दूसरी क्या है ग्लाइसरोल। अभी दोनों चीजें आपको पता है। अब राइट से बात है बच्चों, जब हम लिपिड्स को तोड़ेंगे तो लिपिड्स किस में टूटेंगे, जिससे वो मिलकर बने हुए हैं, तो किस में टूट जाएंगे, फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में। ठीक है, और बच्चों उन फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से क्या किया जाएगा बच्चों, फिर उससे एनर्जी को निकाला जाएगा। हमने लिपिड्स के फंक्शंस पढ़े थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। तो जब लिपिड्स को तोड़ा जाएगा तो बच्चों जब लिपिड्स को तोड़ा जाएगा तो उनसे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उनको भी हमारी बॉडी जो है फिर उसको यूटिलाइज करेगी। ठीक है बच्चों, लिपोलाइसिस इन विच लिपिड या फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ठीक है, which can be used for getting energy। बच्चों लिपोलाइसिस में क्या होता है, जो लिपिड या फिर जो फैट होता है जो तोड़ दिया जाता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में, उसको बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों यहाँ देखिए मैंने आपको इक्वेशन भी लिख दी है, लिपिड्स जो हैं फिर टूट जाएंगे फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल के अंदर। ठीक, तो बच्चों दोनों आपको एग्जांपल्स में अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम एनाबॉलिज्म की एग्जांपल देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल बच्चों सबसे पहले है दिस इज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस कहते हैं प्यारी को। फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधा जो है वो अपनी खुराक को तैयार करता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। ठीक है, और बच्चों इस तरह ही इस्तेमाल करता है, एक ऑर्गेनेली होती है इसके पास जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उस सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं और उससे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। मुझे सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़कर आए हैं। अच्छा मुझे बताएंगे फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर किन सेल्स में होती है, शाबाश। ठीक है शाबाश, मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बच्चों,
मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स कहाँ पे होते हैं? लीव्स के अंदर होते हैं, पत्तों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रखने हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ज्वाइन। जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ज्वाइन मिलते ही हैं, ठीक है, टू मेक ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट। सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाते हैं बच्चों? ग्लूकोज बनाते हैं। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। बाय प्रोडक्ट मतलब एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। मुझे देखें बहुत आसान है, अगर आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन आती है ना, तो आप इसका उल्ट करके आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये याद रखिए तो बहुत याद हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब बच्चों यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। तो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में मिलते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्या बना देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को। तो अभी आप इसकी इक्वेशन लिस्ट बुक के ऊपर लिख लें ताकि आप लोग को याद रहे। फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है कि जो प्रोटीन को किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और दो अमीनो एसिड्स के नाम हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े थे, एक था ग्लाइसिन और एक था एलानिन, ठीक है। आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग अमीनो एसिड्स। बच्चों ये एनाबॉलिज्म की मिसाल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अमीनो एसिड्स बच्चों यहाँ पे सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन्स हैं उनको बिल्डअप कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स से, मतलब अमीनो एसिड्स के। जो आपको इनकी एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था, होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको डिफरेंस की तरह लिखना है, ठीक है। दरम्यान में लाइन लगा के जब एक डिफरेंस लिखने तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें ताकि डिफरेंस आपका वाकया पता चले। तो बच्चों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।